वो m था, और बच्चों सब तीनों ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव था। बोलो पैटर्न समझ में आ गया? पैटर्न नंबर 1। हाँ। ये केस फर्स्ट है ग्राफ का। ठीक, इसमें 3 ग्राफ मैंने बनाया था। 3 ग्राफ अगर आपको याद है तो एक बनाया था y इक्वल टू mx, एक बताया था y इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c, mx माइनस c, y इक्वल टू mx माइनस c। माइनस। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या तीनों ग्राफ में जो स्लोप है, जो m है, वो पॉजिटिव है? हाँ सर। ठीक, तो ये बच्चों केस नंबर फर्स्ट हो गया, केस नंबर फर्स्ट। लेकिन बच्चों अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है केस नंबर 2। केस नंबर 2 का मतलब ये हुआ कि बच्चों आपको ऐसा ग्राफ भी मिलेगा, ऐसा ग्राफ भी मिलेगा जिसमें स्लोप निगेटिव हो, जिसमें स्लोप माइनस हो, माइनस से मतलब जिसमें स्लोप निगेटिव हो। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपको पॉजिटिव स्लोप की बात करूं, ध्यान सुनना, तो बच्चों पॉजिटिव स्लोप की ग्राफ ऐसे बनता है। अगर मैं पॉजिटिव स्लोप की बात करूं y इक्वल टू mx प्लस c, तो ऐसे बनता है। अगर मैं पॉजिटिव स्लोप की बात करूं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉजिटिव का ग्राफ ऐसे बनता है, हमेशा ऐसे ही बनेगा। देख रहा हूं तीनों ग्राफ एकदम सेम ही है ना। हाँ सर। लेकिन अगर मैंने निगेटिव की बात कर दिया बच्चों, निगेटिव का ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, ये निगेटिव का ग्राफ, डाउन होगा। निगेटिव ग्राफ है ना। एक और बना देता हूं, अगर मैं दूसरा निगेटिव ग्राफ बोलूं y इक्वल टू mx प्लस c, तो बच्चों दूसरा ग्राफ ऐसे बनेगा, निगेटिव ग्राफ। अगर मैं तीसरा ग्राफ बोल दूं निगेटिव ग्राफ, अभी मैं एक एक करके बताऊंगा, ऐसा मैं बता के खत्म कर दिया नहीं बच्चों। इन तीनों में स्लोप निगेटिव है, निगेटिव स्लोप। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई ग्राफ देख के आप बता पाएंगे ना स्लोप निगेटिव की पॉजिटिव है? देख लो, दोनों में डिफरेंस देख लो। हाँ सर। हाँ सर। बता लोगे ना ग्राफ निगेटिव पॉजिटिव? देख लो, देखो ये देखो स्लोप, हाँ। ये देख रहे हो स्लोप, ये स्लोप देखो, ये भी स्लोप देखो, सभी में आपको पॉजिटिव स्लोप दिखेगा, है ना। लेकिन बच्चों इसमें देखो ये देखो स्लोप, इसमें स्लोप देख लीजिए, है ना। देखो इधर से स्लोप पॉजिटिव और इधर से स्लोप निगेटिव होता है। तो बच्चों ये केस नंबर 2 है। तो क्या मैं केस नंबर 2 स्टार्ट करूं? हाँ हाँ करो। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अच्छा बच्चों, मैथ की क्लास नहीं चलेगी क्या? नहीं सर। खत्म हो गई हमें, क्या बात? बंद हो गई क्लास। मैथ्स की? हाँ चलो ठीक। बच्चों केस नंबर 2 याद रखिएगा। केस नंबर 2 में सबसे पहला ग्राफ आपका फेवरेट, बोलो कौन सा फेवरेट ग्राफ है? y इक्वल टू जीरो माइनस जीरो एम में एक्स। माइनस हाँ तो बस वही ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स। बच्चों ये भी ओरिजिन से पास होगा, लेकिन इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा? निगेटिव स्लोप होगा। इधर से गिनोगा तो निगेटिव स्लोप होगा, स्लोप माइनस है। ये पहला ग्राफ है, नेगेटिव। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। ये ग्राफ नंबर ए। चलो बच्चों ग्राफ नंबर बी, बोलो क्या होगा ग्राफ? y is equal to minus mx plus c. माइनस माइनस प्लस सी। तो ग्राफ नंबर ये दूसरा देख लीजिए कैसे बनेगा। अब भाई निगेटिव स्लोप तो करना है, लेकिन आप कुछ सी भी कट करना, सी कैसे कट होगा बच्चों? अब ना एक्स एक्सिस पे मतलब ये देखो, ये निगेटिव स्लोप है, ये निगेटिव स्लोप, ये दोनों ग्राफ में अंतर देख लीजिए। देखो स्लोप, देखो ये स्लोप दिखाई देगा, ये स्लोप दिखाई देगा तो निगेटिव है, और ऐसा स्लोप दिखाई देगा तो पॉजिटिव है। बस इतना याद रखना। यहाँ पे भी स्लोप क्या है? स्लोप माइनस से नेगेटिव। नेगेटिव। ये केस नंबर 2 हो गया। बच्चों सी पॉइंट क्या है? सी बोलो क्या हो जाएगा? सी
is equal to minus mx minus माइनस एम एक्स माइनस सी। माइनस एम एक्स माइनस सी। तो बच्चों ये y लिख देता हूँ, ये y x लिख देता हूँ। ये भी y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ठीक है, और ऐसे बना देते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो कुल मिला के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाँ, कि ग्राफ आप याद रखेंगे, बस आपसे रिक्वेस्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली। अच्छा, ये तो पता ना स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा? स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा दीदी, जरा बताओ। स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन क्यों बन रहा है? क्योंकि सर इसमें पावर भी एक है और इसमें पावर भी एक है, दोनों का पावर सेम है। अच्छा, अगर मैं इसमें पावर शो कर देता, इसमें पावर शो कर देता, तब कौन सी ग्राफ बनता? तभी स्ट्रेट लाइन ही बनता। स्ट्रेट ही बनता। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की ग्राफ सिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ सिखा दूं, जिसमें आपको बच्चा बहुत डरता है कि सर स्ट्रेट लाइन तो सब सिखा देते हैं, टेढ़ा वाला ग्राफ थोड़ा सा डर लगता है, वो सिखा देता हूँ। फिर हम बायर्स के नियम, चार्ल्स के नियम पे चलते हैं। इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फास्ट, जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले ली। ठीक, ले ली। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, जरा मुझे उसका आंसर दे दीजिए। आप जरा, मैं आपसे ये पूछ लूं, बस मुझे इतना बता दीजिए, आप मुझे इतना जवाब दे दीजिए कि यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। बस मुझे ऐसे या नो में जवाब दे दीजिए, बस इतना ही जवाब दे दीजिए। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं बनेगा। देखता हूं कौन बताता है। y इक्वल टू m1/x, y इक्वल टू mx²। क्या ये? नो सर। अच्छा नहीं अच्छा, पहले इसके बनेगा। बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। ये पहला ग्राफ, क्या ये स्ट्रेट लाइन ये बनेगा? भी नहीं बनेगा। और ये? नो। नहीं नहीं बनेगा। इसको लिखने का दूसरा तरीका ऐसे भी तो हो सकता है, y इक्वल टू m x पे पावर X -1। -1। तो बच्चों क्या पावर सेम है? नहीं नहीं। इसका मतलब यह दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। बोलो, समझ जाओगे ना कहीं भी? हाँ हाँ सर। ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेंगे। एक बात तो क्लियर हो गया कि हम स्ट्रेट लाइन साफ साफ बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, फास्ट। ठीक, अब प्रश्न के सर एक एक करके ग्राफ बता दो, बताते हैं, जरा ध्यान सुनो। पहले मैं पहला ग्राफ सिखा देता हूं, उसके बाद दूसरा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ग्राफ आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ y इक्वल टू mx, ये वाला ग्राफ। जब आप जिम में जाते हैं ना, जिम में जब जाते हैं तो 4 या 5 दिन बाद क्या होता है ना, 4-5 दिन में ऐसे बॉडी चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं ना, ऐसे बॉडी 4-5 ही दिन बाद आपको लगता है कि मसल बॉडी बन रहा है। क्यों? तो बच्चों इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, हाँ। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बॉडी जैसा बनेगा। देखो ऐसे तो बॉडी चेक करते हैं, देखो। तो 5 दिन में बॉडी नहीं बनती? नहीं, लेकिन चेक करते हैं, देखना, बच्चों से जाते ही नहीं, 5 दिन बाद चेक करते रहे बॉडी। ये एक्सपीरियंस वाला बोला। बच्चों ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू mx² वाला है, और इस ग्राफ का नाम है पैराबोला। क्या नाम है? पैराबोला। पैराबोला। तो बच्चों अगर इस प्रकार का ग्राफ, ये बॉडी बनने वाला ग्राफ आपके जीवन में दिखाई दे, अच्छा अगर आपके सामने कोई बच्चा बोला कि देख मेरा बॉडी बन रहा है कि नहीं, तो बोलना क्या? पैराबोला बना रहा है, ये पैराबोला। समझ नहीं पाया? समझ गए? ओके सर, समझ हाँ गए। समझ गए। हाँ, तो इसको बोलते हैं बच्चों, इस ग्राफ का नाम है पैराबोला। चूंकि मैथ वाले बच्चे से समझ पा रहे होंगे, इसका नाम पैराबोला होता है। आगे चल के पैराबोला लेशन मैथ्स वालों को पढ़ना भी पड़ेगा। खैर, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को ध्यान देना। इस ग्राफ को बस आपको याद रखना बच्चों, ये ग्राफ ऐसे बनता है। ऐसे ग्राफ बनता है। इसको टच मत करा देना ना। हाँ ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस।
मतलब सर माइनस आए तब ऊपर से नीचे तब ग्राफ चाहते हैं। भाई इसमें माइनस कहाँ है? ये y भी पॉजिटिव है, x भी निगेटिव है। नहीं, एक्स की -1 आप 1 ग्राफ है नीचे की। पहली चीज तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन को उससे जोड़ के देखो ही मत। तो बच्चों इस ग्राफ के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला वाला इधर वाला पैराबोला है, इसका नाम सुन लीजिए। इसको बोलते हैं रेक्ट एंगुलर, RACT, रेक्ट एंगुलर, रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला, इसका नाम है, याद कर लीजिए। तो बच्चों आज के बाद से कभी भी आपको ऐसे दिखाई दे, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया P वर्सेस, ऐसे लिख दिया P बराबर 1/V, और मैंने बोला P और V के बीच में ग्राफ कैसा होगा, P वर्सेस V, तो बोलो किस पे टिक लगाओगे? यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब मान लो मैंने ऐसे बोल दिया तो कि सर P बराबर mv², अब मैंने बोला P और V में ग्राफ बताओ, तो दूसरा। तो दूसरा वाला। समझ गया ना क्या कह रहा हूं मैं? बस आपको ये 2 ग्राफ याद रखने हैं। सर स्क्रीनशॉट ले लो भाई, रुको इसको पहले हटा दो, अब स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आपके जीवन का पहला ग्राफ शुरू होने जा रहा है, मतलब आपने ग्राफ तो बहुत पहला होगा लेकिन, हाँ मैं समझ रहा हूँ। सर y = m/1/x² हो सकता है? भाई हो तो बहुत सकता है, लेकिन मुझे एक बात बता, क्या तुझे लग रहा है मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ? तो मुझे इतना बता दे। नहीं लग, ना नहीं लग रहा। तो मैं मैथ नहीं भी पढ़ा रहा हूँ तो तुझे क्या लग रहा है मैंने ग्राफ अभी कम बताया? इतना कम है क्या? ना कम तो नहीं है। तो फिर इतना मेहनत कर ले यार। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं से बाकी जो सर ने बुक लिखा उनसे पढ़ लियो यार, उसको हटा रहा हूँ। मेरी बात समझो, आपके क्लास में नीट के बच्चे भी है ना, तो मुझे उनको देखते हुए भी पढ़ाना, कृपया इस बात को ना भूलें, है ना, ताकि उनको भी समझ में आए, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक चल रहा है। खैर, तो बच्चों ग्राफ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला ग्राफ है जिसको बोलते हैं VT ग्राफ। पहला ग्राफ है, वैसे लिखना चाहिए VD ग्राफ, वैश्विक डी, अच्छा VDP ग्राफ, वैश्विक डी पटेल ग्राफ। अच्छा लिख दो, कोई बात नहीं। VP भी चल जाता है, वैश्विक पटेल ग्राफ, लेकिन अब क्या बोले, खैर कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको V और T के बीच में ग्राफ खींचना है। चलो पहले लिख देते हैं। मुझे बताओ, जो सबसे पहला वाला होता है ना वो y एक्सिस पे होता है, ये हो गया V, और जो दूसरा वाला T होता है, मुझे इनके बीच में ग्राफ खींचना है। तो बहुत समस्या है? कोई समस्या नहीं है। मुझे बताओ चार्ल्स जो था, मुझे बताओ PV = क्या था? nRT था। NR हाँ तो जो चार्ल्स था उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, n कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट। तो बोलो बच्चों क्या बोला? P ऐसे था, चले थे। कुछ आना बोलो। हाँ सर, ये था। हाँ ठीक है, अब मुझे एक चीज का आंसर दे रहा था, मेरी बात ध्यान सुनो। मुझे एक चीज बताओ, आपको बच्चों V और T में ग्राफ खींचना है, ठीक है, V और T में ग्राफ खींचना है। तो बच्चों जिसमें ग्राफ खींचना आप उसको वहीं रहने दो। ये V में ग्राफ खींचना, ये Y है और ये X है, ठीक है। यहां तक जिसमें ग्राफ खींचना उसको वहीं रहने दो, बाकी सबको हटाओ। क्या मैं इस P को इधर कर दूं इधर? तो जरा बताओ क्या बनेगा? हाँ। V = nRT/P। nRP और T। nr/p। यहां तक ठीक है? बोलो हाँ ना बोल दो हाँ सर। बच्चों। क्या ये y है? क्या ये m है स्लोप? हाँ। क्या ये x है? हाँ क्या दोनों का पावर सेम है, x और y का? देखो हाँ 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 सर। तो हाँ। आप बताइए ग्राफ कैसे बनेगा, आप खुद बताइए। 0 में से पढ़ा। स्लोप अभी तो स्लोप सीखा है, अभी देखो अभी सीखा है। अच्छा बताइए इसका जो स्लोप है m किसके बराबर होगा? nr/p। nr/p। आंसर खत्म हो गया। देखो पहला ग्राफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, y = mx वाला ग्राफ है,
और y इक्वल टू mx वाला ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन मतलब 0 0 से पास होता है। पहला ग्राफ देख लेना कैसे बनाया मैंने। हाँ सर। लेकिन बच्चों एक बात जरा ध्यान सुनिए, आप एक बात जरा बिल्कुल ध्यान सुनिए। क्या ध्यान सुनिए? इसमें जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, इसमें जो मैंने ग्राफ बनाया है, पहले आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया ना? ले लिया। हाँ, अब ले ली। अब थोड़ा सा हम लोग जेई और नीट लेवल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि सर यहाँ जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, सर यहाँ जो टेम्परेचर वो केल्विन में है, सर यहाँ जो टेम्परेचर वो केल्विन में है। बोलो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। बच्चों क्या ये 0 है? 0 0? हाँ। हाँ, कोई मुझे बताए 0 केल्विन का मतलब क्या होता है? कितना कितना टेम्परेचर? दो -273 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों क्या -273 डिग्री सेल्सियस हो पाना संभव है? आप ही सोच के बताओ, क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं। नहीं पॉसिबल। मेरी बात सुनो, बहुत ज्यादा ठंडो जगह पे भी ना -30 -40 -50 -60 होता है। अगर आप बहुत टेम्परेचर भी, आजकल जो ऑक्सीजन जो सप्लाई किया जा रहा है ना, लिक्विड ऑक्सीजन, उसका टेम्परेचर भी -182 है। बच्चों -273 टेम्परेचर ना एक प्रकार से इम्पॉसिबल है, काल्पनिक है, क्योंकि माइनस का 273 मान पाना संभव नहीं। तो प्रश्न ये कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों ये जो ग्राफ आप जो इसको ऐसे मिला दे रहे हैं ना, आप इसको ऐसे मिलाए ना, डॉट डॉट करके मिलाए। ऐसा क्यों सर? अरे क्योंकि आप क्योंकि ग्राफ 0 पे जाके मिल ही नहीं सकता ना। 0 केल्विन कैसे हो सकता है ग्राफ? समझ नहीं रहो यार। सही है सर, समझ गए। सर। और बच्चों तो आप यहां से बना लीजिए, यहां से ऐसे इसको tan थीटा कर ले, और इसको tan थीटा कर लीजिए, और ये हो जाएगा स्लोप, और ये इसी स्लोप की वैल्यू क्या है? n/p। तो बच्चों इसके पहले जो बताया था ना, वो केवल बोर्ड के लेवल का ज्ञान था, और ये वास्तव ज्ञान है, ये जेई नीट का लेवल। मतलब जो नीचे का ग्राफ है वो डॉट डॉट करके बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन -273 का ग्राफ हो जाएगा ही नहीं ना, वो तो काल्पनिक है बच्चों, इसलिए मैंने डॉट डॉट करके बना दिया। हाँ, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये कंफर्म। कुछ आना बोलो यार। हाँ हाँ सर। तो बच्चों जो पहला ग्राफ था, एक बार फिर सुनो, जो पहला ग्राफ था वो वी और टी में ग्राफ था, लेकिन टी हमने केल्विन में लिया था। अब जाके इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूं, अब ये कंफर्म हुआ। ठीक है, ये पहला ग्राफ था। और बच्चों अब हम जो ग्राफ खींचने जा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, आपके एनसीईआरटी में एक ग्राफ बनाया गया है, इसको डिग्री सेल्सियस में ग्राफ खींचने जा रहा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों ग्राफ में अंतर आएगा। सर कैसे अंतर आएगा? अभी अंतर आएगा, मैं बता देता हूं अंतर कैसे आएगा। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ वो तो बात सही है। हाँ। ठीक है, अब ये ग्राफ में अंतर आएगा। मैं इस ग्राफ को पहले हटा देता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ तो केल्विन वाला है। समझ गया ना ग्राफ हम लोग जो खींचने जा रहे हैं? हाँ। चलो, अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि बच्चों अगर मेरे पास कोई केल्विन है, मान लो मेरे पास कोई केल्विन है, तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? क्या केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन होता है? तो बच्चों क्या मैं इसकी जगह पे, जहां देखो बिल्कुल सेम यही है ना, देखो यही तो है, और क्या यही है। बस हमें समस्या क्या है, केल्विन की जगह हमें डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ खींचना है। तो क्या मैं इसको चेंज कर दूं, इससे रिप्लेस कर दूं? हाँ सर। तो जरा बोलो, जरा बताओ क्या होगा? n P बराबर nr/p। आगे बोलो, आगे। सेल्सियस T डिग्री सेल्सियस प्लस, आगे बोलिए, आगे। प्लस 273। ठीक।
तो बच्चों क्या मैं NRP का मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा? चलो मल्टीप्लाई कर देते, बोलो NR अपॉन P, आगे बोलो T T डिग्री सेल्सियस प्लस आगे NR अपॉन P 275 NR अपॉन P। अब बोलो क्या आपको ग्राफ दिखाई दिया कि नहीं दिखा? कि अभी भी दिखाई नहीं दे रहा? बच्चों ये क्या है? Y, और ये क्या है? M, और ये क्या है? देखो X, तो देखो YX आ गया प्लस C1। प्लस C। बोलो ग्राफ अब समझ में आ गया ग्राफ कौन सा खींचा जाएगा? हाँ सर। क्या ये हाँ ग्राफ सर। क्या ये ग्राफ यहाँ से खींचा जाएगा? यहाँ से? हाँ सर। हाँ किया जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि आपके एनसीईआरटी बुक में जब ये ग्राफ खींचा गया है तो इधर को डॉट डॉट करके मिलाया गया, इधर वाले में। आपको पता है इधर डॉट डॉट करके क्यों मिलाया गया? क्योंकि टेम्परेचर इधर माइनस सर। होगा, जो कि आपको पता है, अच्छे से पता है कि इधर का टेम्परेचर मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ये जहां मिलेगा तो केल्विन में बराबर होगा। तो इसलिए बच्चों इधर डॉट डॉट करके बनाया गया। फिलहाल हम इधर की बात करते हैं। मुझे बताओ ये क्या? ये tan थीटा है। हाँ हाँ कितने किसके बराबर है? NR अपन P। NR अपॉन P। ठीक है। और बच्चों ये क्या? ये C है, C इंटरसेक्ट। हाँ तो C किसके हाँ। बराबर है? C 273 NR अपॉन P। प्लस NR अपन P। तो बच्चों क्या मैंने आपको V और T केल्विन के बीच में ग्राफ, क्या V और डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्राफ अच्छे से समझा दिया? हाँ हाँ सर। अब तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे ना? एग्जाम में समझ जाओगे ना कौन सा ग्राफ किसके लिए है। हाँ हाँ तो बच्चों वैसे भी लगता है हमने ज्यादा टाइम आपका ले लिया, क्योंकि अभी नीट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 11th की। तो और मुझे उम्मीद भी है कि आपको गैसीय स्टेट की फीलिंग बहुत अच्छे से आ रही होगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री आसान लग रहा होगा और बच्चों आगे भी आसान लगेगा। अच्छा, आप थोड़ा सा एक बात जज करिए। मानता हूं कि ऑफलाइन क्लास में बहुत मजा आता है, लेकिन ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि ऑनलाइन में भी पूरा और अच्छे समझ में आता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूजा अच्छे समझ देख लो, मैं अच्छे से बता पा रहा हूँ, अपनी बातों को देख लीजिए। हाँ सर आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप में से रिक्वेस्ट है ना, कोई एक बच्चा ना मुझे इसकी स्क्रीनशॉट की जो भी आपने आज का स्क्रीनशॉट लिया मेरे मेरे व्हाट्सएप पे SMS सेंड कर दीजिए। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। जो मैं सबसे पहला नियम पढ़ा रहा हूं उसका नाम क्या है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। और बच्चों चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो बार बार JEE नीट में आता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन। तो जरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक ग्राफ बना दिया। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आएंगे, आपको सभी इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। एक सिखा रहा हूं, बाकी सब आपको आंसर आप अपने मन से बताना। मान लीजिए कि मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया और ये ग्राफ आपको V और T के बीच में। तो बच्चों मुझे बताओ V और T के बीच में ग्राफ किसका होता है? चार्ल्स का होता है। इतना तो पता कर लोगे ना V और T के बीच में ग्राफ किसका होता है? हाँ ठीक है चार्ल्स का। हाँ सर। अब मेरी बात सुनिए, V और T के बीच में जो ग्राफ है बच्चों, आपको मैंने कल ही सिखाया था कि वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर आपको याद हो तो मैंने कल ही सिखाया था, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, हाँ सर। ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन। देखिएगा नीट का क्वेश्चन है ना। तो जब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा बच्चों, तो ये है, इसका जो प्रेशर है वो P1 है, इसका जो प्रेशर वो P2 है, इसका जो प्रेशर वो P3 है। ठीक है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो बच्चों ये सबसे छोटा एंगल है। अगर मैं एंगल की बात करूं, ये सबसे छोटा एंगल है, ये θ3 है। अगर मैं एंगल की बात करूं, यहां से एंगल गिन रहा हूं, ये θ2 है। अगर मैं यहां से एंगल गिनूं ऊपर से, ये θ3। आपको बताना है कि P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा, बराबर होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे। कंपेयर P1 P2
P3 4 ऑप्शन। मैं बोलूं सर? रुक जा भाई। P1 फिर P2 और P1 P2 P3 बराबर ये ऑप्शन। बी ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। सी ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलिए बोलिए आंसर। B मैं बोलूं आएगा सर? ऑप्शन सी। सर चेन्नई आएगा, चेन्नई। चेन्नई चेन्नई। सी आएगा, सी चेन्नई। सी कैसे आएगा भैया? रोशिक राजवर बता तू, सी कैसे है? सर मैं बता, नहीं एक मिनट, रोशिक राजवर बताया सी, जरा हम भी जाने सी कैसे है। मैं बताऊं? नहीं नहीं एक मिनट, वो आंसर बता रहा ना सी। रोशिक राजवर सी कैसे आएगा? अभी तूने आंसर बोला ना। सर अभी प्रेशर देखो मेरे पहले, मैं सॉल्व करने से पहले हमारी बात सुनिए। कुछ लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर P1 P2 P3 तो सर बराबर होते हैं क्योंकि सर प्रेशर कांस्टेंट है। बच्चों बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने ये ग्राफ ये खींच दिया तो ये यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, अगर मैं दूसरा ग्राफ खींच दिया तो इसके लिए प्रेशर कांस्टेंट है ना। ये एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, दूसरा सिस्टम ये हो गया, तीसरा सिस्टम ये हो गया। बच्चों तीनों में प्रेशर अलग अलग है, तीनों में प्रेशर कांस्टेंट अलग अलग है। अच्छा मान लो कि मैंने तीनों ग्राफ को मिला के बना दिया तो ये ग्राफ बन गया। तो बच्चों तीनों में प्रेशर बराबर कैसे हो सकते हैं? पहली चीज तो बराबर नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया कि सर पहले तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, मुझे बताइए। पीवी इक्वल टू क्या होता है? NR एनआरटी। सही है। अब मुझे बताओ, NRT। जरा मुझे मेरी बात सुनो, जरा ध्यान सुनिए। तो बच्चों पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ बोलो। नहीं। नहीं। और तो tan जरा थीटा इज इक्वल टू एनआर अपॉन पी। एक मिनट, तो V बराबर क्या हो जाएगा? एन आर अपन P ऐसे हो जाएगा। into T इंटू Y इक्वल टू क्या होता है? mx। MX। तो बच्चों m की वैल्यू ये है ना, हाँ। m की वैल्यू क्या है? एन आर अपन पी। पी P। और m बराबर क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा। इसका मतलब क्या? ये देखो, ये तो कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी जिसका थीटा ज्यादा उसका प्रेशर कम। n कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है। इसका मतलब थीटा क्या मैं 1/p कर सकता हूँ? हाँ। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि θ1 जिसका ज्यादा, θ2 उसका ज्यादा, क्या ये उल्टा हो जाएगा? उसका P3 ज्यादा? हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो बच्चों ये रहा स्लोप। स्लोप मतलब थीटा 1/p के ये होता है। ये तो रहा क्वेश्चन का आंसर, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो सी है। नीट में आया था क्वेश्चन। अब कुछ सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक। बच्चों इसको सॉल्व करने की एक दूसरी टेक्निक देखो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेकंड टेक्निक जो बता रहा हूं वही फॉलो करेंगे, सब में वही फॉलो करेंगे। इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसको हटा देता हूँ। जरा ध्यान सुनिए बच्चों, सब में वही टेक्निक फॉलो करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि सब में वही टेक्निक फॉलो करें। सेकेंड मेथड, आप यही टेक्निक फॉलो करेंगे। सेकेंड मेथड क्या टेक्निक है? टेक्निक ये है ना कि y में क्या करो, एक लाइन खींच दो ऐसे। बच्चों y में लाइन खींचने का मतलब क्या हुआ? आपने वॉल्यूम क्या कर दिया? कांस्टेंट। आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। भाई सब जगह वॉल्यूम इतना ही है ना, सब जगह आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, देख लो साथ। ठीक है आता। लेकिन मुझे बताओ, हाँ अगर सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लीजिए आपने ये लाइन खींचा, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर आपने T1 कर दिया, और यहाँ पे आपने सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई, मतलब यही तरीका अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने T2 कर दिया, और इसका जो ग्राफ है, मतलब इसके ग्राफ के लिए आपने टेम्परेचर T3 कर दिया। सही यहाँ तक? अब फॉर्मूला क्या है?
PV इक्वल टू NR बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो P किसके प्रोपोर्शन हो गया? NR ठीक है। ठीक। ठीक है, हो गया, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों T1, T2 और T3 में अगर मैं बात करूं तो T3 सबसे ज्यादा, T2 सबसे ज्यादा, और जिसका T3 ज्यादा बच्चों उसका प्रेशर भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि दोनों तो आपको डायरेक्टली है ना। हाँ सर। तो ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों यही मेथड यूज करेंगे, अब आज के बाद से यही मेथड यूज करेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए। आपको ये तो पता है ना कि अगर मैं इस लाइन पे, जैसे मान लो कि इस लाइन पे मैंने y बना दिया, अगर मैं इसे ऐसे खींच दूं तो बच्चों y सब जगह कांस्टेंट रहेगा ना। मान लो मैंने v बता दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, p बना दिया तो प्रेशर कांस्टेंट। इस लाइन पे इसको हटा देते हैं। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? नहीं सर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन जेईई नीट में आता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। जब भी कभी इस प्रकार क्वेश्चन है ना, आप क्या करो, वाई एक्सिस पे एक लाइन खींच दो, और जब लाइन खींचोगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो पीवी बराबर एनआरटी लगा दो। जब पीवी बराबर एनआरटी लगाओगे तो अपने आप आपको आंसर दिख जाएगा। लेकिन याद ये मत सोचना कि अच्छा चार्ल्स नियम में प्रेशर कांस्टेंट होगा। बच्चों प्रेशर कांस्टेंट तो होता है ना, लेकिन किसी एक ग्राफ के लिए होता है। मान लीजिए एक ग्राफ के लिए कांस्टेंट हो गया तो दूसरे ग्राफ के लिए तो अलग कांस्टेंट होगा, तीसरे के लिए अलग होगा, तो तीनों का प्रेशर तो अलग अलग आएगा ना। बच्चों यहाँ पे 3 सिस्टम था ना, 3 सिस्टम मतलब 3 ग्राफ। समझ नहीं रहो यार? समझ गए सर। बच्चों ग्राफ, इसके बाद सेकेंड ग्राफ, दूसरा ग्राफ है V/T वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है ये। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ग्राफ अच्छे से पढ़ के आए होंगे। ठीक है, दूसरा ग्राफ है। चलिए ठीक है, मुझे एक बात बताइए जरा, मुझे एक चीज बताइए, चार्ल्स के नियम में क्या है? पीवी इक्वल टू, एक बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। यहाँ पे हाँ यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो V मिस्टर, बराबर क्या हो जाएगा? NR/P। NR/P ये into T। कांस्टेंट है ना, T, सही है। इसका मतलब ये हुआ, तो मेरी बात सुनिएगा, अब मैं T को इधर कर देता हूं, तो V/T बराबर क्या मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं? देखो जरा। हाँ सर। तो बच्चों V/T बराबर कांस्टेंट लिख सकता हूँ। मतलब कांस्टेंट मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे मैक्स लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ, प्रेशर लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं वैश्विक पटेल लिख दूं, कुछ भी लिख दूं। क्यों? क्योंकि V/T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। समझ नहीं रहा यार? सामने दिख रहा ना, V/T हमेशा कांस्टेंट आएगा, दिख रहा है ना? सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि एक ग्राफ खींचना चाहता हूँ, देखो अब मैं ग्राफ खींचना चाहता हूँ V/T रेशियो, मान लो मैं V/T रेशियो में खींचना चाहता हूँ एक्स में, तब क्या बोलोगे? सर V/T हमेशा कांस्टेंट होता है, ये लो हमेशा कांस्टेंट होता है। सर मैं y में खींचना चाहता हूँ, सर कुछ भी कर लो V/T हमेशा कांस्टेंट होगा। सर मैं z में खींचना चाहता हूँ, सर कुछ भी कर लो V/T हमेशा कांस्टेंट, मतलब समझ रहे हो ना, ये कांस्टेंट। सर मैं प्रेशर में खींचना चाहता हूँ, लो कांस्टेंट। सर मैं वॉल्यूम में खींचना चाहता हूँ, कांस्टेंट। लेकिन वास्तव में ग्राफ किसमें? T में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि V/T जो होता है ना बच्चे, V/T इसके आगे यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ भी कर दो, वैश्विक पटेल लिख दो, कुछ भी लिख दो, ग्राफ हमेशा कांस्टेंट ही आने वाला। देख लो साफ साफ। समझ गया? नहीं समझे? समझ गए सर। और सर टी हो तब भी कांस्टेंट ही रहेगा ना? सब में कांस्टेंट। टी मतलब, मेरी बात सुनो, तो टी तो लिखा हो ना, ये टी तो है। मेरी ऐसा बात वो सुनो, तो मुझे पता है, ऐसा पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनो, V/T के आगे कुछ भी हो सब कांस्टेंट है। एक्स हो, वाई हो, जेड हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, सब कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। इसको हटा दो, इसको हटा देना। हाँ सर। ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 ये है
कि बच्चों वीटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है ये, वीटी वर्सेस टेम्परेचर। यहाँ पे क्या आना चाहिए मुझे, यहाँ पे हमें वीटी लाना है और नीचे टेम्परेचर लाना है, ये ग्राफ खींचना है। तो बच्चों ग्राफ खींचना है तो मुझे बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो ये लाइन तो देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये चीज तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं यहाँ पे केटी लिख दूं, केटी कांस्टेंट के लिख देता हूँ। आप याद करो, आप इतना याद रखना के बराबर सर ने एन आर अपन पी है, बस इतना ध्यान रखना भाई, इतनी वैल्यू लिखने से बढ़िया कांस्टेंट है तो के लिख देता हूँ, बात ही खत्म। यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसमें सिर्फ पैराबोला आएगा ना? हाँ पैराबोला आएगा, तो समझदार निकला यार, सही कह रहा है। अच्छा यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत ना सर। अब नहीं सर। और अब बच्चों क्या करो, दोनों साइड में टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा वीटी और ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। KT स्क्वायर। तो मुझे बताओ क्या ये वाई है, वाई हाँ हाँ एम है और ये x। हाँ X स्क्वायर। तो क्या मैंने ये ग्राफ बना रखा, देखो हाँ सर। रेक्टेंगल हाँ, सर। पैराबोला। हाँ ठीक भाई, क्या होगा रेक्टेंगुलर, क्या बोला तूने, रेक्टेंगुलर बोला क्या? ये पैराबोला नहीं आएगा रेक्टेंगल। ये पैराबोला ग्राफ है भाई, रेक्टेंगुलर ग्राफ या पैराबोला पैराबोला सर। हाँ जब तू नोट्स बनाएगा ना, नोट्स वैसे तो बनाएगा नहीं मुझे पता है, तो ये होता है रेक्टेंगुलर। खैर कोई बात नहीं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब तू पढ़ या ना पढ़, तुझे कुछ कहने वाला नहीं, तो चिंता मत कर, क्योंकि मेरे कहने से अगर कोई पढ़ लेता ना तो पता नहीं कितने बच्चों का आज तक सुधार हो जाता। और वैसे भी मेरे कहने से क्या, पेरेंट्स इतना कहता है, जब पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा तो मेरी क्या बात मानने वाला। खैर चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब मैं टी स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचने वाला हूं। इसका मतलब अब मैं पूरा टी स्क्वायर लेने वाला, पूरा टी स्क्वायर। तो क्या ऐसे हो जाएगा क्या, देखो y इक्वल टू mx। यार मुझे एक बात बताओ, मैं केवल टी हाँ लेता, सर। हाँ मैं केवल टी हाँ लेता, सर। मैं केवल टी लेता तब तो एक्स स्क्वायर होता, मैं पूरा टी स्क्वायर ले रहा हूँ, पूरा टी स्क्वायर। तब तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। हाँ तब स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। बच्चों मैं आपको ग्राफ याद करने की प्रैक्टिस नहीं करा, मैं आपको सिखा। तो बच्चों क्या ये ग्राफ समझ में आ गया, ये कैसे स्ट्रेट लाइन बना दिया, इसको नोट कर लो, हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ले ली स्क्रीनशॉट। चलो एक ग्राफ और, हाँ एक ग्राफ और बच्चों जरा ध्यान सुनिए। ग्राफ ये है कि आपको केवल v वर्सेस आपको रूट टी का ग्राफ खींचना, v वर्सेस रूट टी। चलिए आप बताइए क्या बनेगा, पहले आप विचार करिए, देखते हैं आप में से कौन बताते हैं। दिमाग लगाओ, सोचो, बन जाएगा, सोचो, दिमाग लगाओ, बन जाएगा। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मैं रूट टू का स्क्वायर कर दूं तो कितना आता है? 2। अगर मैं रूट टी का स्क्वायर कर दूं तो टी आएगा। तो आता है। सीधा है। हाँ तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसको, यहाँ तक जानते हो ना? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना, यहाँ पे मुझे भी चाहिए और यहाँ मुझे रूट टी चाहिए। देखो बच्चों सीखो कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, जरा देखो। वहां से रूट टी का स्क्वायर आएगा। बहुत बढ़िया, तू समझदार लड़का है यार। ये v, ये k और ये हो जाएगा रूट टी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट टी का स्क्वायर लिखूं या टी लिखूं क्या फर्क पड़ता है? समझ नहीं रहो यार। समझ गए। सर। समझ गया ना? तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैं इसको बोल दूं y, क्या मैं इसको बोल दूं m, और क्या मैं इतनी चीज को x मान लूं, इसको x? हाँ हाँ मेरा। तो क्या ये हाँ, ग्राफ आपको आता है कि नहीं आता है? कैसे ग्राफ होगा ये? पैराबोला। बस हो गया पैराबोला। हो गया ग्राफ। क्या बहुत टफ था क्या? नहीं सर। समझ गए?
हाँ चलो एक हाँ। एक ग्राफ और देता हूं, देखता हूं आप में से कौन बताता है। बच्चों अब ग्राफ आपको v वर्सेस 1/t के बीच में कब खींचना है, देखते हैं कौन बताता है। चलो ट्राई करो, v वर्सेस 1/t। सर स्ट्रेट आएगा। क्या बोला, स्ट्रेट आएगा? स्ट्रेट हाँ सर शायद आएगा। नहीं, शायद क्या होता है स्ट्रेट आएगा? शायद क्या होता है भाई? मतलब जो मन को वो ग्राफ बना ले, जो मन करे। तो एक बार फिर से लगा हुआ है। नहीं सर, कांस्टेंट है। इज इक्वल टू एक्स स्टार लेते हैं। भैया v और 1/t के बीच में ग्राफ खींचना है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। ये v लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब k। सर वो तो रेक्टेंगुलर पैराबोला आएगा ना। हाँ सही कह रहा है, ये k लिख दिया। और बच्चों क्या मैं इसको 1/t कर दूं क्या? क्योंकि 1/t करने का मतलब ये t तो ऊपर ही आ जाएगा, बात तो यही हो जाएगी ना। देखो भाई इन दोनों में क्या अंतर है मुझे बता दो। हाँ कुछ सर। समझ नहीं रहो यार। और इसको x मान लो ना, इसको x मान लो, इसी के तो बीच में ग्राफ खींचना है। हेलो, हाँ सर हाँ समझ सर। गए। हाँ सर। तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा y, और ये जो k है वो हो जाएगा m, और देखो जरा 1/x। आपने x को क्या माना है? 1/t। 1/t। और बच्चों ये ग्राफ मैंने कल सिखाया है, आपने नोट्स नहीं बनाया, अच्छी बात है। आप बनाए होते तो फटाफट आंसर आता, लेकिन कोई बात नहीं, ये बनेगा रेक्टेंगुलर पैराबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। समझ गए। समझ समझ गए। एक ग्राफ और देते हैं, देखते हैं कौन बताता है। चलो एक ग्राफ और। बच्चों ये जो ग्राफ है ना, आपको बनाना है log v वर्सेस log t। बनाओ जल्दी से। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे log v आना चाहिए, और यहाँ पे log t आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या ओरिजिन से पास होगा, कैसे क्या होगा? हाँ सर। ओरिजिन से पास हो जाएगा, वाह क्या बात। तो लोग जितना मतलब जितना बोला जाए उतना कमाल का ही है तुम। अच्छा v बराबर kt था, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। अब नहीं। दोनों साइड लॉग ले लो, log v बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, log kt। सर लॉग का फॉर्मूला यूज करो, log हाँ। v बराबर log k प्लस log t। log t यहाँ लिख देता हूँ, log k इधर लिख देता हूँ। अब बोलो क्या ये y है? हाँ। हाँ। क्या ये mx है? ये और सी। प्लस c। प्लस सी। क्या ये 0 से पास हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर। सर। तो फिर आंसर कैसे आ रहा है? यहां से पास होगा ये, यहां से पास होगा। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये log k है, प्लस सी। log k है भाई। और ये जो थीटा, ये थीटा कितना है? n/p। भाई थीटा 1 है, 1 यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर। थीटा क्या है? टेन थीटा बराबर 45। मतलब थीटा 45 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप 1 है, m की वैल्यू 1 है। जब कुछ भी ना हो तो 1 ही तो होता है। हाँ। हाँ सर। नोट कर लो। चलो भैया, तो बच्चों मैंने आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको चार्ल्स का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और चार्ल्स के नियम का न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल तो सिंपल है, उसमें केवल फॉर्मूला रखना, वो तभी आ जाएगा। पर मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ग्राफ की फीलिंग अच्छी आ गई होगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हाँ सर। क्या बिल्कुल एकदम सेम टू सेम आप मेरे साथ बायल्स का वाला ग्राफ ऐसे बनवाएंगे जल्दी जल्दी? हाँ। ठीक। तो बच्चों दूसरा लॉ, बायल्स का नियम।
बच्चों बॉयल मतलब होता है बॉयल करना, बॉयल करना। बॉयल मतलब अंडा बॉयल करना नहीं, बॉयल टी करना। कांस्टेंट। अच्छा, जब भी कभी आपको बी आ जाए ना बॉयल, तो समझ लेना बॉयल करना। बॉयल मतलब अंडा बॉयल करना। और बच्चों अंडा किसी टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं ना, वैसे पटेल हाँ। खुश हो गया अंडा के नाम से। ना सर ऐसा नहीं है। अंडा तो नहीं खाते हो ना, ना नहीं खाता। बॉयल लाओ। एक बार फिर सुनो, जब भी कभी बॉयल का नियम आएगा समझ लेना कि बॉयल करना है। क्या बॉयल करना? अंडा बॉयल करना। अंडा बॉयल मतलब एक टेम्परेचर पे बॉयल करना है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब मुझे बताओ पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। 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 बच्चों एन तो कांस्टेंट ही, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट का गैस लेना आपको। आर तो पूरी दुनिया कांस्टेंट मानती है। आपने अंडा बॉयल कर लिया मतलब टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट कर लिया। तो मुझे बताओ क्या मैं पीवी बराबर कांस्टेंट लिख दूं क्या डायरेक्ट? हाँ हाँ। सर। सर लिख दो। हाँ सर। अच्छा ठीक है। अब मान लो जरा इसको एक चीज देखो, जरा ऐसे लिख सकता हूँ क्या? P इक्वल टू एन आर टी बाई भी। और ये ऊपर हाँ। ये ऊपर वाली चीज तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हाँ हूँ क्या? सर। P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। पी चले छे 1/V। हाँ। और वैसे भी मुझे एक बात बताइए, मान लो बच्चों कोई गैस है और उस गैस पे प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो बच्चों वॉल्यूम तो घटेगा ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। मान लो कि बायल साहब नहीं होते दुनिया में और आपको बायल साहब ये नियम नहीं बताते, तो क्या आप कोई गुब्बारा लेते और गुब्बारे के ऊपर प्रेशर लगाते तो क्या गुब्बारा और बड़ा हो जाता क्या? ना नहीं। सर। नहीं। एक बात कह रहा हूँ, मान लो कभी भूल जाए कि नहीं बायल्स का नियम नहीं आया था, मान लो कोई कल को नींद में सो के उठे अरे बायल्स का नियम तो आया नहीं, तो मान लो कोई भूल जाए, हो सकता है, तो उसको याद करना कि भैया अगर कोई गुब्बारा आप खरीदेंगे और उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो बच्चों गुब्बारे का वॉल्यूम घटेगा। अगर ऐसा नहीं होता ना तो कोई गुब्बारा बेचने वाला ना वो क्या बोलते हैं हवा भरने वाला नहीं रखता, वो ऐसे दबाता गुब्बारा वैसे बड़ा हो जाता। बच्चों प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बायल्स का लॉ कहता है और ये प्रैक्टिकली भी ऐसा प्रूफ है। चलो ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बता दो, तो इसके बाद तो ये पीवी बराबर कांस्टेंट आपने देख ही लिया। जब पीवी बराबर कांस्टेंट देख लिया तो आपका फेवरेट फॉर्मूला क्या है? P1 V1 बराबर V2 V2। इसका मतलब जब भी कभी बायल्स लॉ पे न्यूमेरिकल आएगा तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बातें खत्म। अब मैं इसका बच्चों डिफिनेशन लिख रहा हूँ। चलो बताओ डिफिनेशन क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ऐसे बोलते हैं, किसी गिवन अमाउंट वाला गैस, फॉर ए गिवन अमाउंट गैस। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। हाँ, फॉर ए गिवन अमाउंट। कल अच्छा बच्चों कल ये लेसन समाप्त हो जाएगा ना। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। आगे सुनिए, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो प्रेशर होता है बच्चों, प्रेशर जो होता है, प्रेशर आप इसको देखिए, प्रेशर वॉल्यूम के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। हाँ, हाँ प्रेशर सर। हाँ प्रेशर इज नहीं यार, रिचार्ज सिस्टम तो क्लोज है। रिचार्ज सिस्टम क्लोज कैसे? हाँ बहुत पहले सॉफ्टवेयर सब क्लोज कर दिया। सॉरी यार। हाँ वो बाजार जाओ। हाँ मार्केट जाना पड़ेगा। थैंक यू। सर मेरा भी नंबर ले लो, रिचार्ज करना है। हाँ दुकान खोल के बैठा हूँ, आ जा, और लोग को भेज दे ना, गांव के पूरे लोग को भेज दे रिचार्ज करना। नवी नंबर ले लो, रिचार्ज करना है। पता क्या होगा, मतलब ये समझ नहीं पा रहा दुनिया क्या होगा यार। यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो कभी आज तक पूछा नहीं कि सर कुछ चाहिए क्या है। मेरा भी नंबर ले लो सर। अबे इसलिए दुनिया में ना पाप सर उन्होंने पूछा ना। सर अभी तो पता चला कि आप रिचार्ज करते हैं वहां से, नहीं पता मदद के लिए। तू समझ नहीं पाया। तू पता चला इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे कैंपस में दुकान खोल के बैठा हूँ रिचार्ज का। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बाहर लॉकडाउन है तो लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि साहब हो सकता है कि इनके पास रिचार्ज का कोई सिस्टम है, तो लोग मुझसे पूछने चले हैं। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ ना कि कोरोना में करीब 1 साल में यहाँ पे था, तो
जो लोग आते थे मैं रिचार्ज कर लेता था, क्योंकि जो लोग आते थे मैं रिचार्ज कर देता था। तो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जरा मैं आपको समझाता हूँ, जरा इस बात को आपने फील किया होगा। बच्चों रिचार्ज करना तो ठीक है, लेकिन रिचार्ज करने के बाद लोग क्या कहते थे, साहब नेक्स्ट मंथ में जब पैसा आएगा दे देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया दे देंगे। अब अगले मंथ में पैसा आने के बाद अब उनके सामने जाके मांगू, जरा देखना, खुद का पैसा है, खुद का रिचार्ज कर दिया, ऐसा भी नहीं कि मैं खोल के बैठा हूँ मेरे को 10-20 रुपया मिल भी रहा है। अब जा जाके अपना मैं मांगू, बोले कि साहब 50 रख लो, 50 अगले बार देना। सब ऐसे करते करते ना कम से कम मेरे 5 से 7 रिचार्ज कर लोगों में पैसा ही नहीं दिए। सही बात। तो ये सेवा बंद, इस बार से सेवा बंद हो। मैंने सब सॉफ्टवेयर ही बंद कर दिया, रिचार्ज नहीं करना। सही है। और उसमें एक और नंबर है वैशी पटेल का, वो भी नहीं देगा मुझे पता है। यूनिवर्सल प्रोफेशनल टू वालों। बच्चों क्या आपको डेफिनेशन समझ में आ गया? डेफिनेशन क्या होता है देखो जरा। हाँ सर। वॉल्यूम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? प्रेशर के। प्रेशर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। ये देख लो। मुझे उम्मीद है कि आपको बैलेंस का नियम समझ में आ गया, और जल्दी से जरा इसकी वो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अब काम की बातें शुरू करें। इसको हटा दे। हाँ हटा दो। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला और आपका फेवरेट ग्राफ, आप तो समझ गए पी होंगे। वी का हाँ, पी और बी का ग्राफ। तो कितना समझदार है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही बात है यार, तू तो बड़ा जल्दी जल्दी आंसर बता रहा है। आप जरा मुझे बताइए, जैसे देखो, अब जो हमारा पहला जो ग्राफ है बच्चों ना, पहला ग्राफ में पी वर्सेस वी के बीच में ग्राफ खींचना चाहता हूं, पी वर्सेस वी। तो बच्चों पी को ये रहने दो, एन आर टी और 1/v कर दो। ये क्या, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये y हो गया, m हो गया, और ये x हो गया। समझ गए कैसा ग्राफ बनेगा? हाँ। बोलो। 1/x बन जाए ना, 1/x। 1/x होगा। हाँ, कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? नहीं तो क्या बोले। रेक्टेंगुलर। यहाँ पे p आ जाएगा और यहाँ पे v आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। ये ग्राफ नंबर 1 है। ये एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। मान लो वैशी पटेल कि मैं 1/v के बीच में ग्राफ खींचता, तो यहाँ पे 1/v के बीच। अब मैं इस तब तो फिर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट बनता, स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको x मान लेता तो स्ट्रेट लाइन बनता। बहुत बढ़िया। तो यहीं पे एक और ग्राफ निपटा लिया जाए। हो गया? हाँ चलो एक ग्राफ आपके लिए, अब ये आपको बताना, हम नहीं बताएंगे। ये ग्राफ नंबर 3, ये ग्राफ नंबर 3 आपको ये बताना है कि आपको ग्राफ बताना है कि पीबी वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचना है। चलो बताओ। अभी सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले। पी स्क्वायर हो जाए। फिर से कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट ही रहेगा। बहुत कुछ भी- बढ़िया, गुड गुड। ये देखो, कुछ भी ले लो। P बराबर NRT मतलब क्या हुआ? पीबी बराबर कांस्टेंट ही तो है। देखो हाँ बच्चों, पीबी क्या, कुछ भी ले लो। मैंने बताया था ना, पीबी क्या, पी ले लो, बी ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, वैशी पटेल ले लो, कुछ भी ले लो, सब कांस्टेंट। अरे ये देखो ना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ही तो है। हाँ हाँ सर। बस ये इसका ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? सर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ सर। हाँ,
जल्दी सर बोलो पीवी वर्सेस पी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। भाई, पहले पहले मुझे पूरा बताने दो, पहले मुझे पूरा बताने दो। जब मैं पूरा बता लूं उसके बाद अगर तुमको लगे कि सर ये ग्राफ बन सकता है, तो पहले तुम बना लो खुद। क्यों? क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, इसका मतलब तुम बना सकते हो। और जब उसके बाद तुम ना बता पाओ, तब उसके बाद मुझसे संपर्क हो। लेकिन पहले मुझे पूरा बताने दो, क्योंकि अभी बहुत ग्राफ बचा हुआ है, अभी बहुत ग्राफ बचा हुआ है। ये पूरी नोट्स ग्राफ से ही भरने वाला है, क्योंकि नीट में आपके ग्राफ ही आने वाला, मैं जानता हूँ। खैर, तो बच्चे ग्राफ नंबर 3 हो गया। चलिए ग्राफ नंबर 4 बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूँ ना। ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 ये है P वर्सेस 1/v के बीच में ग्राफ है। देखते हैं कौन बताता है। ये तो हो चुका है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया सर था। ये तो हो चुका। सीधा है। उसका ठीक, आपको P/v, बच्चों आपको P/v वर्सेस 1/v के बीच में ग्राफ खींचना है। यहाँ पे P/v वर्सेस 1/v हाइपर पैराबोला कैसे होगा हाइपर पैराबोला भाई? वाला तरफ v से डिवाइड कर, v के स्क्वायर से डिवाइड P करनी है। इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P बराबर क्या हो जाता है? P बराबर हो जाता है k/v। K/v हो जाता है ना। लेकिन हमको ग्राफ किसके बीच में खींचना है? P/v। तो बच्चों दोनों में नीचे में v से मल्टीप्लाई करें दोनों में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? P/v, और यहाँ क्या आ जाएगा? हाँ सर। P/v स्क्वायर हो जाएगा। एक बात और सुनो, हाँ सर। हमने हमने 1/x को हमने 1/x को भी माना। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें सॉरी 1/v को, हाँ 1/v को x में। x मान रहा हूँ। देखो ना 1/v के बीच में ग्राफ कितना, देखो। तो बच्चों मुझे बता दो, क्या इसको y कह दो? y, और ये कांस्टेंट तो ही ये m हो गया। क्या ये 1/x ऐसे लिख दो क्या? देखो सॉरी, ये किसको समझ में नहीं आया? हाँ सर समझ गए। आ गया। यार 1/v में पूरा ले रहा हूँ, 1/v में पूरा ले रहा हूँ। तो 1/v का स्क्वायर मतलब mx स्क्वायर। तो मुझे बताओ ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोला। पैराबोला। ये ग्राफ हो गया। अच्छा मान लो कि मैं बिल्कुल सेम यही ग्राफ खींचता, सेम टू सेम यही ग्राफ खींचता, बस यहाँ पे v स्क्वायर होता, तो तब तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तब स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तब स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? हाँ ग्राफ तो आ रहा ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना ग्राफ? ना सर। नहीं। एक और क्वेश्चन आपके लिए। आपको ग्राफ खींचना है log p और log v में। चलिए बताइए। बीच में से आया। log p log v, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक सबको आ रही है ना? बताइए जल्दी से, ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्लोप कौन सा होगा? स्लोप कौन सा होगा? फोर्टी फाइव। तो पॉजिटिव निगेटिव बता। 45 कैसे हो जाएगा स्लोप? तुझे थीटा कुछ पता ही नहीं, 45 कैसे हो जाएगा? पता नहीं तुक्का लगा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। दोनों तरफ लॉग ले लो, यहाँ पे लॉग ले लो। लॉग पीवी इक्वल टू लॉग के। जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, ये क्या हो जाएगा? लॉग पी प्लस लॉग वी बराबर लॉग। लॉग के। अब मुझे लॉग पी हाँ सर नेगेटिव आएगा।
हाँ निगेटिव स्लोप आएगा, बहुत बढ़िया। मुझे इसको यही रखना पड़ेगा और इस v को इधर भेजना पड़ेगा। तो माइनस log v प्लस log सी हो गया y, ये हो गया माइनस mx प्लस c। समझ गया ना स्लोप निगेटिव कैसे आ गया? हाँ सर। हाँ सर। तो जरा बताओ निगेटिव स्लोप का ग्राफ और इंटरसेक्ट log c मैंने सिखाया, याद करो। ऐसे बनेगा? हाँ सर। ठीक, हाँ उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ले लिया। ठीक, इसको हटा देता हूं। बच्चों आपका 2 नियम समाप्त हो गया, अब तीसरा नियम। मुझे बताओ पहले नियम में मैंने क्या कांस्टेंट किया? P प्रेशर। टी को दूसरे नियम में वॉल वॉल्यूम अच्छा, दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट किया। अच्छा टेम्परेचर। टेम्परेचर। भाई पहले प्रेशर, टेम्परेचर अब टेम्परेचर कांस्टेंट किया, अब क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम। समझ गया ना? वॉल्यूम। तो बच्चों नाम है गैल्यूशिक लॉ। गैल्यूशिक लॉ आप समझ गए कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब कोई दूसरा तो बचा ही नहीं, तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट करो। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, पीवी इक्वल टू क्या होता है? इसमें सभी ग्राफ चार्ज क्लोज एनआरटी एनआरटी हो गए, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, तो बोलो प्रेशर क्या हो जाएगा? सर इसमें सभी ग्राफ चार्ज स्लो के जैसे ही आएंगे ना? जैसा ही आप बनेंगे। के जैसे आएगा? मतलब किस पैराबोला रेक्टेंगुलर स्ट्रेट लाइन? नहीं नहीं, वो जैसे आएगा वो तू छोड़ दे, मुझे पता चार सलाह तो नहीं है ना, बस इतना बता दे बस। नहीं। हाँ तब ठीक। प्रेशर भाई अलग होता है और वॉल्यूम अलग होता है, ये बात ध्यान रखना। कोई बात नहीं, आगे देखो जरा। तो बच्चों P बराबर क्या आ जाएगा? KT, मतलब केल्विन वाला। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? P1 अपॉन P2। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आपको गैल्यूशिक लॉ लगाना है न्यूमेरिकल में। देखो न्यूमेरिकल तो आसान आता है, P1 अपॉन T2 ऐसे क्वेश्चन लगाना है। और बच्चों जब भी कभी किसी क्वेश्चन में प्रेशर कांस्टेंट हो तो आपको चार्ल्स लॉ लगाना है, और जब भी कभी किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आपको बेल्स लॉ लगाना ही है। समझ गया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो मुझे बताओ इसकी डिफिनेशन क्या होगी? डिफिनेशन बोलो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब किसी वॉल्यूम पर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब किसी अमाउंट का गैस, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए डायरेक्ट मतलब किसी अमाउंट का गैस, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस। आगे बोलो क्या होगा, बोलो। डायरेक्ट प्रेशर 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 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? हाँ टेम्परेचर। टेम्परेचर टू टेम्परेचर टू इट्स। अच्छा मैंने आपको बताया था ना पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे। हाँ टू इट्स केल्विन, हाँ सर। टू इट्स केल्विन टेम्परेचर, ये नोट कर ले, गैल्यूशिक लॉ। तो बच्चों पहले मैं आपको सभी लॉ सिखा देता हूँ, फिर उसके ग्राफ में एक साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी नोट्स बना लिया है। क्यों नोट्स बना लिया? क्योंकि बच्चों मुझे उम्मीद है कि अब आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो पहले मैं सभी नियम एक साथ सिखा देता हूँ, उसके बाद एक साथ में आपको वो PDF में ग्राफ दिखा देता हूँ, क्योंकि कल ये लेसन समाप्त करना है तो आज सभी नियम खत्म होने चाहिए।
तो बच्चों क्या आपको गेलुशियन लॉ समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? हटाऊं, आगे बढ़े? नहीं। हटा देते हैं ना, ठीक है बच्चों। कल ये लेशन समाप्त हो जाएगा कल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गैसीय स्टेट है ना बच्चों, ये बहुत बड़ा लेशन था। आप देख लीजिए, इसमें बड़ा लेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ था। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफ अब सिंपल लग रहा हो, चाहे कोई भी वेराइटी का ग्राफ हो। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, अगला जो नियम है उसका नाम है आवोगाद्रो नियम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस लॉ को हमेशा याद रखिएगा, आवोगाद्रो लॉ। ये बिल्कुल अलग लॉ है, तो जरा देखो इसमें ध्यान सुनना बच्चों। इस लॉ में क्या होता है बच्चों? इस लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, बोथ दोनों कांस्टेंट होते हैं। फिर से सुन लीजिए, अवोगाद्रो लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी गैस के लिए। पीवी इक्वल टू क्या होता है? तो बच्चों ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें जो नियम ये है ना कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है ना उसके नंबर ऑफ मोल के बराबर होते हैं, तब होते हैं जब सभी के जितने भी गैस आपने लिया है सभी में प्रेशर और टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर दें। सर समझ नहीं पाए, समझाता हूं। पहली चीज तो ये मेरा नियम नहीं है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं, क्या सुनो। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर में हीलियम गैस है, एक कंटेनर में O2 गैस है, एक कंटेनर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, एक कंटेनर में CO2 गैस है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और सुन लीजिए, ये गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है, वैसे अलग अलग है। अब मुझे बताओ, ये गैस है, यहाँ तक ठीक है। मैंने आपसे पहले बोल दिया कि इनका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर इसका मोल n है, इसका मोल n है, इसका मोल n है, इसका मोल n है, तो बच्चों इसका जो मोल है उसका जो वॉल्यूम है दोनों सेम ही होगा। मतलब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा ना उसके मोल के बराबर ही होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। मतलब हीलियम का जो मोल आएगा ना और उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों सेम होगा। इसी को अवोगाद्रो ने कहा था। लेकिन बच्चों ये तभी हो पाएगा ना जब आप वहां का प्रेशर और पूरे कंटेनर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, ठीक है। अब एक बात मुझे और बताइए, अगर मैं किसी चीज का मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास मोल हो तो मोल के बाद मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? जल्दी कोई बताए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मोल इंटू 6.023 गुणे 10 रेज़ टू 20। एवोगैड्रो। मैं क्या करते हैं, मोल में Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही बात है। हाँ सही बात है। मोल में Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल में Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यदि, ध्यान सुनिएगा, यदि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो किसी भी गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के बराबर भी होता है तथा मॉलिक्यूल्स के भी बराबर होता है। देखो सब में मॉलिक्यूल सेम ही आ रहा है, देख लो, कोई भी गैस हो। हाँ सर। लेकिन बच्चों एटम्स के बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। क्यों? मुझे बताओ, अगर मुझे O2 में एटम्स निकालना है तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा? 2 से। हाँ। n इसका भी क्या आएगा? 2n। दो। 2 आएगा, किसी CO2 में 3 आएगा। 3 आएगा। बताओ क्या एटम्स बराबर है क्या? नहीं सर। तो एक बार फिर सुन, नहीं है। ध्यान सुनना। किसी भी गैस में यदि प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन कांस्टेंट किया जाए तो उस गैस का वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के बराबर भी होता है तथा मॉलिक्यूल्स के बराबर भी होता है। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। इसी को अवोगाद्रो लॉ कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया समझ में। समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों अब डायरेक्ट उस पे आते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं है ना, डायरेक्ट पीडीएफ पे आते हैं। डायरेक्ट पीडीएफ देखो जरा ध्यान से, डायरेक्ट पीडीएफ पे आते हैं। थोड़ा समय नहीं है ना बच्चों,
अच्छा इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन आता है तो आप जानते, चलिए ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन। आपने शायद आंसर भी लिख दिया। हाँ मतलब मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन यही है ना, ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना, क्या नहीं हुआ ना ये क्वेश्चन? हाँ आपने सर, जब हो चुका है। थोड़ा वो अलग था, स्ट्रेट लाइन वाला था। हाँ ये अलग। हाँ तो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, क्या है वो चार्ल्स के नियम में स्ट्रेट लाइन भी तो बनता है। ये बॉयज में नहीं बन सकती स्ट्रेट लाइन हाँ इसमें। जैसे क्या करो, आप यहाँ से लाइन खींचो, याद है यहाँ से लाइन खींचोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ और ये हाँ सर। और ये V3 वही फॉर्मूला क्या, PV इक्वल टू nRT मतलब आपने क्या कांस्टेंट किया, प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो बोलो क्या बचेगा, क्या वॉल्यूम ऐसा बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, यही होगा ना। देखो हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। देखो आंसर आ गया, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। इसके बाद बच्चों जरा ध्यान सुनो, ये ग्राफ, ये दूसरा, ये जितने भी ग्राफ है बच्चों ये मैं अभी सिखा चुका हूँ। अभी मैंने बायल्स के सॉरी बायल्स के नियम पे सभी ग्राफ मैंने बनवा दिया। गैलोशियस लॉ पे जरा देखिए, गैलोशियस लॉ मैंने अभी लिख दिया जस्ट। गैलोशियस लॉ का ये पहला ग्राफ है, P वर्सेस T का ग्राफ है, P वर्सेस T का ग्राफ ये रहा, P वर्सेस T का ग्राफ, y इक्वल टू mx बनेगा, सीधी लाइन बनेगी बच्चों। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो T है ये केल्विन वाला है, याद करो मैंने चार्ल्स में बताया था, एकदम सेम वही बनेगा। हाँ सर। अब क्या ये सेल्सियस वाला है तो ये ऐड कर देंगे तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल वही चार्ल्स वाला है, चल रहा है बच्चों। अगर अब मान लो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो प्रेशर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है। दूसरा तरीका ये भी है लेकिन वही तरीका फॉलो करेंगे बच्चों। P/T वर्सेस T का जो ग्राफ है बिल्कुल सेम वही ग्राफ है, आप देख लीजिए, T नीचे भेज दीजिए। P/T हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर टेम्परेचर लो, प्रेशर लो, कुछ भी ले लो, कांस्टेंट ही आएगा, मतलब सब सेम जैसे ग्राफ मैंने पहले पढ़ाया था बच्चों। P/T वर्सेस T स्क्वायर के बीच में ग्राफ है, तब ये इस T को नीचे भेज दो, पहले मेरी बात सुनो, सॉरी PT वर्सेस T स्क्वायर के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ पे T का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी T का मल्टीप्लाई कर दो, देख लो ये Y हो गया, ये mx हो गया, ग्राफ सीधी लाइन बन गया। अगर आप केवल T के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो y इक्वल टू mx स्क्वायर, मतलब ये ग्राफ बनेगा। अगर आप 1/T के बीच में ग्राफ खींचते हो तो ये ग्राफ बनेगा। बच्चों ये सब सिखा चुका हूं मैं, दो बार सिखाया हूं मैं बायल्स और चार्ल्स में, इसलिए मैं इसमें बात नहीं कर रहा हूँ। और जो चार्ल्स का ग्राफ है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ग्राफ है, देखो ये भी ग्राफ बिल्कुल सेम वैसे ग्राफ है। इसके बाद अवोगाद्रो लॉ एक बार फिर देख लीजिए, एक बार फिर इसकी डिफिनेशन सुन लीजिए। अगर सभी गैसों में प्रेशर और टेम्परेचर की जो कंडीशन वो सिमिलर रखी जाए तो जितने भी गैस है ना उनका वॉल्यूम जो होता है ना उनके मोल्स के बराबर होते हैं, ठीक है, और साथ में उनके मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ एटम इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये मैंने लिखा दिया, अभी मैंने सिखा दिया, देख लो, इस बात को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन किसे कहता है आपको पता है ना, यदि बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ये नियम, ये सभी नियम को आपस में मिला दिया जाए PV is equal to N तो मिलाने के बाद जरा देखो, मिलाने के बाद बच्चों ये बनेगा PV, अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ हाँ सर। PV इक्वल टू nRT, R यहाँ पे कांस्टेंट आएगा बच्चों, R। बच्चों आपको पता ना R को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। R की 3 वैल्यू होती है, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन। जब कभी एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो R की ये वैल्यू रखते हैं। फिलहाल इस लेसन में R की वैल्यू ये रखेंगे क्योंकि प्रेशर और से पढ़ना है, एटीएम पढ़ना है। गैसी स्टेट में हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे। R की एक और वैल्यू होती है कैलोरी, R बराबर 2 होता है, कैलोरी 1.98 मतलब लगभग 2 के बराबर होता है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो आपको याद रखनी है बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में बदलना चाहते हैं, डेंसिटी के फॉर्म में, बहुत आसान है। मुझे बता PV इक्वल टू nRT होता है कि नहीं होता, होता है। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास होता है, सही है। अब बच्चों अब क्या करो, हाँ अब इस मोलर मास को क्या करो, इधर कर दो और इस वॉल्यूम को इधर कर दो, देखो तो क्या ये W/V हो जाएगा, और W/V मतलब क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे।